कहानी का ये 17वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। वीर अधीरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। संजना भी उसके साथ थी। वीर ने अधीरा को इमरजेंसी रूम में लिटा दिया और वहां मौजूद नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। डॉक्टर अभी कुछ देर पहले ही वहां से गए थे। नर्स डॉक्टर को बुलाने चली गई। 1 मिनट बाद ही डॉक्टर वापस वहां आ गए और वीर को देखकर बोले, मिस्टर वीर आप यहाँ? तो वीर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर शी इज माई वाइफ, ये अचानक से बेहोश हो गई है, इसका ट्रीटमेंट आप ही कर रहे हैं। डॉक्टर ने जल्दी से अधीरा के पास आकर देखा तो वो उसे पहचान गए और बोले, ये तो अधीरा है, आपकी इससे शादी कब हुई? तो वीर बोला, 4 दिन पहले ही हमारी शादी हुई है। डॉक्टर साहब बोले, ओके मिस्टर वीर रिलैक्स, हम अभी चेक करते हैं, आप बाहर वेट कीजिए। वी बाहर आ गया और बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगा। संजना भी घबराई हुई सी बाहर पड़े सोफे पर बैठी हुई थी। अधीरा का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। कुछ देर बाद अवधेश जी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने वीर से पूछा कि अधीरा बेहोश कैसे हुई, तो वीर ने सब बता दिया। वीर बोला, शायद संजना को डरते देखकर उसे कुछ याद आ गया, या हो सकता है कि वो भी डर गई हो, या फिर संजना को डरते देखकर वो भी डर गई। अवधेश जी बोले, पता नहीं मेरी बच्ची कब इस सब से बाहर निकलेगी। अवधेश जी ने घर पर भी फोन करके बता दिया कि वो हॉस्पिटल में है। कल्याणी जी रोने लगी और वो भी हॉस्पिटल आने की जिद करने लगी। तो अवधेश जी ने उन्हें आने से मना कर दिया और बोले कि पहले डॉक्टर को चेक करने दो, देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बेटी सही हो, उसे कुछ ना हुआ हो। ये कहते हुए अवधेश जी की आवाज भर्रा गई और उन्होंने फोन रख दिया। अवधेश जी के फोन रखते ही कल्याणी जी रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर लता जी और ममता उनके कमरे में आ गई और वो कल्याणी जी को ऐसे रोते देखकर घबरा गई। दादाजी ने भी कल्याणी जी के रोने की आवाज सुन ली। वो भी उनके कमरे में आ गए और बोले, कल्याणी बहू क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तो कल्याणी जी बोली, बाबा हमारी अधीरा हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी, तो दामाद जी उसे हॉस्पिटल में ले गए। अधीरा के पापा भी हॉस्पिटल में ही हैं। ये सुनकर सब परेशान हो गए। दादाजी बोले, बहू चिंता मत करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। अब वो अकेली नहीं है, दामाद जी की किस्मत भी उससे जुड़ गई है। इन दोनों का साथ जन्म जन्मांतर का है, तभी तो वीर ने 3 साल में किसी और से शादी नहीं की, वरना वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था और अवधेश के मना करने के बावजूद भी ये शादी हो गई। इस शादी के होने में वीर का कोई हाथ नहीं है, ये तो विधि का विधान था जो होकर रहा। इन दोनों ने इतनी कम उम्र में इतने कष्ट सहे हैं, फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। ये भी उनकी परीक्षा है और इस परीक्षा में भी दोनों पास हो जाएंगे। भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि वो इन बच्चों को सिर्फ दुख ही दुख देंगे, इन दोनों के जीवन में भी खुशियां ही खुशियां होंगी। बस हम सबको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उन दोनों की परीक्षाएं खत्म करके उनके जीवन को खुशियों से भर दे। दादाजी की बात सुनकर तीनों रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उधर अनुराग भी सपना के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया था। सपना तो अधीरा के लिए रोने लग गई थी। उसे अधीरा का ऐसे बेहोश होना अंदर तक डरा देता था। सब अधीरा के रूम के बाहर डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। वीर बहुत परेशान था, वो एक पल भी चैन से नहीं बैठा था। जब से वो वहां आया था तब से इधर से उधर चक्कर काट रहा था। बाकी सब भी परेशान थे। कुछ समय बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए तो वीर और अवधेश जी उनके पास आए। डॉक्टर ने अवधेश जी और वीर को अपने साथ आने को कहा और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए और अपने हाथ से उन दोनों को बैठने का इशारा किया। वो दोनों डॉक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद डॉक्टर साहब बोले, किसी शौक की वजह से वो बेहोश हो गई है, हमने जांच कर ली है और इंजेक्शन भी दे दिया है, लेकिन अभी वो होश में नहीं आएगी, कल सुबह तक होश में आएगी और वैसे भी ये उसके लिए अच्छा ही है, उसके दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। उसके होश में आने के बाद ही आगे का ट्रीटमेंट चलेगा। हो सकता है कि इस शौक के कारण उसकी मेमोरी वापस आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो और कुछ भी भूल जाए। अब ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि इस शौक का उसके ऊपर कितना असर हुआ है।
वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। कल उसके होश में आने के बाद हम उसका चेकअप कर लेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो आप उसे घर ले जा सकते हैं। वीर बोला, डॉक्टर साहब, क्या हम सब अधीरा को देख सकते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, हाँ, आप सब लोग उसे देख सकते हैं और आप में से कोई एक उसके पास रात में रुक भी सकता है। वीर और अवधेश जी डॉक्टर से बात करके बाहर आ गए। सब बारी बारी से अधीरा को देखकर बाहर आ गए। वीर ने संजना से कहा, संजना, तुम घर चली जाओ। तुम्हारे घर में अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें डांट पड़ सकती है। संजना बोली, भाई, मुझे आपके साथ यहीं रहना है। मैं भाभी और आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। वीर बोला, संजना, मेरी बात मानो, घर चली जाओ। तुम अपनी भाभी को देखने सुबह आ जाना। संजना जाने के लिए तैयार नहीं थी, पर वीर ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। वीर ने अवधेश जी से कहा कि वो रात में अधीरा के पास रुकेगा, तो आप घर चले जाइए। अवधेश जी भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा कि रात को वीर के लिए खाना लेकर वो कल्याणी के साथ आ जाएंगे। ये सोचकर वो घर जाने के लिए तैयार हो गए। ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके थे तो अवधेश जी वीर को रात में आने का बोलकर सपना को लेकर चले गए। अनुराग हॉस्पिटल में ही रुक गया क्योंकि वो वीर को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वीर के आदमी भी हॉस्पिटल में ही थे। कुछ अंदर घूम रहे थे तो कुछ वो हॉस्पिटल के बाहर गार्डन में थे और हर तरफ अपनी नजरें गड़ाए थे। संजना घर पहुंच गई थी, पर वो अधीरा के लिए बहुत परेशान थी। वो बहुत गुमसुम सी थी और सीधे आकर अपने कमरे में चली गई थी। आज वो कितनी खुश थी, अपने भाई भाभी के साथ उसे कितना अच्छा लग रहा था। पर अचानक ये सब हो गया। करण भाई तो उसे हमेशा डांटते रहते हैं, कभी सही से बात तक नहीं करते। वीर भाई ही उससे सही से बात करते हैं और प्यार भी करते हैं। संजना का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रागिनी पार्लर गई हुई थी और वहीं से वो रेडी होकर किसी पार्टी में जाने वाली थी। भानु प्रताप जी ऑफिस से घर आए तो उन्हें रागिनी और संजना दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दी। उन्होंने मंगल काका से पूछा, रागिनी और संजना कहाँ हैं? तो मंगल काका ने बताया कि मैम साहब तो बाहर किसी पार्टी में गई हुई है और संजना मैम अपने कमरे में है। संजना अपने कमरे में है। ये सुनकर भानु प्रताप जी संजना के रूम की तरफ चले गए। संजना के रूम में बाहर जाकर भानु प्रताप जी ने उसके गेट को नॉक किया और बोले, हमारी प्रिंसेस क्या कर रही है? क्या हम अंदर आ सकते हैं प्रिंसेस? संजना जो बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी जल्दी से खड़ी हुई और गेट खोलकर उनके गले लगते हुए बोली, बाबा, हम ना आपको ही याद कर रहे थे। फिर उनसे अलग होकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे के अंदर लाते हुए बोली, आइए ना बाबा साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। संजना ने भानु प्रताप जी को सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उनके पास बैठ गई। भानु प्रताप जी ने देखा कि संजना कुछ उदास सी है तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ चाहिए तो हमें बताइए, हम अभी आपको लाकर दे देंगे। ये सुनकर संजना बोली, बाबा साहब, हमें आपसे एक बात बतानी थी। भानु प्रताप जी बोले, कहो बेटा, क्या बात बतानी थी आपको? संजना बोली, बाबा साहब, वीर भाई साहब ने शादी कर ली है। ये सुनते ही भानु प्रताप जी का चेहरा खुशी से खिल गया। आखिर वीर ने शादी कर ही ली। इस दिन का उन्हें कब से इंतजार था। चलो, अब वीर की जिंदगी में कोई तो आया उसका ख्याल रखने वाला। वो खुश होते हुए बोले, कब की है वीर ने शादी? और हमें अपनी शादी में बुलाना तो दूर, आपके भाई ने खबर तक नहीं दी। संजना बोली, अभी 4 दिन पहले ही की है। भानु प्रताप जी बोले, क्या आप मिल चुकी हैं अपनी भाभी साहब से? कैसी हैं आपकी भाभी साहब? संजना बोली, मैं आज भाभी से मिलने गई थी, भाभी बहुत अच्छी है बाबा, पर आज वो अचानक बेहोश हो गई। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनते ही भानु प्रताप जी चौंक गए। बेहोश हो गई? पर कैसे? क्या हुआ था आपकी भाभी को? संजना उदास होकर बोली, पता नहीं अचानक क्या हुआ। हम शॉपिंग करने के लिए मॉल गए थे, वहां अचानक भाभी बेहोश हो गई। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। भाई हॉस्पिटल में भाभी के पास ही है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कल सुबह तक होश आएगा। ये सुनकर भानु प्रताप जी परेशान हो गए। फिर उन्होंने संजना से हॉस्पिटल की जानकारी ली और संजना से बोले, हम हॉस्पिटल में आपकी भाभी को देखकर आते हैं। हो सकता है हमारा आना वीर को अच्छा ना लगे, पर हम फिर भी उनसे मिलने जरूर जाएंगे।
संजना बेटा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी भाभी ठीक हो जाएगी। अब आप आराम कीजिए, हम हॉस्पिटल जाकर आते हैं। संजना ने हाँ में सिर हिलाया और भानु प्रताप जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और संजना के कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने नीचे आकर देखा तो रागिनी अभी तक नहीं आई थी। उसका मैसेज आया था कि वो लेट आने वाली है। जब से भानु प्रताप जी ने रागिनी और संजना की बातें सुनी थी वो परेशान थे। उन्हें अच्छी तरह से याद है जब से संजना को पता चला था कि करण की तरह वीर भी उसका बड़ा भाई है तो संजना वीर को मिलने जाने लगी थी। वीर ने पहले तो उससे बात नहीं की पर बाद में वो मान गया था। वीर संजना से मिलने भी लगा था और उसे अपनी छोटी बहन भी मानने लगा था। तो भानु प्रताप जी को संजना से उम्मीद सी बन गई थी कि शायद एक दिन संजना वीर को मनाकर घर ले आए। मगर फिर संजना पढ़ने के लिए लंदन चली गई। रात की रागिनी की बातों से उन्हें झटका लगा था। वो कल से अपनी सोचों में उलझे हुए थे। अपनी ही सोचों में उलझे हुए भानु प्रताप जी वीर से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले गए। इधर हॉस्पिटल में वीर अधीरा के पास उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। उसे अधीरा को ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। वो उसके हाथ को प्यार से सहलाते हुए बोला, अधीरा, हमें तुम्हें ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो हंसती बोलती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। ये चुपचाप लेटना तुम पर सूट नहीं करता। वो जो तुम उल्टा सीधा बिना सोचे बोलती हो ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो तुम्हारी स्टूपिड सी बातें हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। अब बस जल्दी से उठ जाओ, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है तुम्हारे ऐसे लेटने से। अधीरा प्लीज, अब तुम हमारी ये शादी मत भूल जाना। हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, पर हमारी शादी मत भूल जाना। तुम हमारा प्यार भूल गई तो फिर भी हमने बर्दाश्त कर लिया। अगर ये शादी भूल गई तो हम क्या करेंगे? काश अधीरा, जब तुम आंखें खोलो तो हमें पहचान लो और हमारे गले लग जाओ। तुम जानती नहीं अधीरा, अगर ऐसा हो गया तो हमें इतनी खुशी होगी कि हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। तुम बस जल्दी से होश में आ जाओ। ये कहकर वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। इधर भानु प्रताप जी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो अधीरा के रूम के बाहर पहुंचे तो उन्हें अनुराग रूम के बाहर ही बैठा मिल गया। अनुराग ने भानु प्रताप जी को देखा तो सोफे से खड़ा हो गया और आगे बढ़कर उनके पांव छुए। तो भानु प्रताप जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, जीते रहो बेटा, हम अपनी बहू को देखने आए हैं। अब तबीयत कैसी है उसकी? अनुराग बोला, अभी होश नहीं आया है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कल सुबह तक होश में आ जाएगी। भानु प्रताप जी ने कहा, क्या हम अपनी बहू से मिल सकते हैं? अनुराग ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, जी सर, आइए। अनुराग भानु प्रताप जी को अधीरा के रूम में ले गया। वीर को एहसास हो गया था कि कोई कमरे में आया है। उसने सोचा अनुराग होगा, क्योंकि अनुराग कई बार काम से कमरे में आ चुका था। तो वीर ने पलट कर नहीं देखा। अनुराग भानु प्रताप जी को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। भानु प्रताप जी ने देखा कि वीर अपनी पत्नी का हाथ पकड़े बैठा था। भानु प्रताप जी वीर के पास आए और वीर के कंधे पर हाथ रख दिया। वीर ने जब किसी का हाथ अपने कंधे पर देखा तो उसने पहले उस हाथ को देखा, फिर ऊपर नजर उठाकर देखा तो भानु प्रताप जी को देखकर चौंक गया। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, बस वो अपनी आंखों से भानु प्रताप जी को देखता रहा और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। भानु प्रताप जी ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उनका दिल तड़प उठा। उन्होंने एक नजर अधीरा की तरफ देखा तो वो अधीरा को पहचान गए और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह अपने मन में बोले, आप ही हो बेटी जो हमारी बेटी की जिंदगी में खुशियां भर सकती हो। हमें आप पहली नजर में ही अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी। भगवान आपकी उम्र लंबी करे और आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को हर ले। आप हमेशा खुश रहें, हमारी भगवान से बस यही प्रार्थना है। वो वीर से बोले, कुछ नहीं होगा हमारी बहू को, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बातें करती है। भानु प्रताप जी के मुंह से ये सुनकर वीर ने अपनी नम आंखों से उनकी तरफ पलट कर देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, हम बहू से पहले मिल चुके हैं और थोड़ी ही देर में हमने बहुत सारी बातें भी कर ली थी। वीर ने फिर से अपनी नजरें उनसे हटा ली। आज जो वीर का दिल कर रहा था कि अपने बाबा के सीने से लगकर खूब रोए, पर वो चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा।
आज उसका कुछ भी कहने सुनने का मन नहीं था और पता नहीं कितने इम्तिहान लेगी ये जिंदगी उसके। जब भी उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी एक नई परेशानी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब वीर कुछ नहीं बोला तो भानु प्रताप जी बोले, अब हम चलते हैं, हम बहू से मिलने सुबह फिर से आएंगे। ये कहकर भानु प्रताप जी चले गए और वीर ने अपने जो आंसू रोक रखे थे वो उसके गालों पर लुढ़क गए। आज उसका दिल रो रहा था। बचपन से कभी कोई खुशी नहीं मिली उसे। अधीरा उसके वीरान जीवन में खुशियां लेकर आई थी। वो खुश भी रहने लगा था। उसे ये दुनिया हसीन लगने लगी थी, पर वो खुशी भी उससे छिन गई और अब 3 साल बाद वो फिर से अपनी जिंदगी में अधीरा के साथ आगे बढ़ने लगा था। तो अब अधीरा इस हाल में पहुंच गई और रात के समय अवधेश जी कल्याणी जी को साथ लेकर हॉस्पिटल आए। कल्याणी जी का मन बहुत परेशान था। वो एक बार अपनी बच्ची को देखना चाहती थी। अवधेश जी कल्याणी जी के साथ अधीरा के रूम में आए तो वीर अधीरा का हाथ पकड़े उसके पास बैठा था। उन दोनों को देखकर वीर अपने स्टूल से खड़ा हुआ और उन दोनों के पांव छुए। कल्याणी जी अधीरा के पास आई और उसके पास रख के स्टूल पर बैठ गई। अधीरा को ऐसे देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई और रोने लगी। अवधेश जी कल्याणी जी के पास आए और बोले, क्या कल्याणी, तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया? अगर अधीरा को पता चल गया कि तुम उसके बेहोश होने पर रोई थी तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेगी। तुम तो जानती हो ना उसको। कल्याणी जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, सही कह रहे हैं आप। फिर वो वीर की तरफ देखकर बोली, बेटा, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ, आइए पहले खाना खा लीजिए। वीर बोला, माँ, इसकी क्या जरूरत थी, मैं घर से बनवा कर मंगवा लेता। कल्याणी जी बोली, माँ भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत थी। अब माँ कहा है तो हमारा मान भी रखिए। हम बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाकर लाए हैं, आइए पहले खाना खा लीजिए। वीर के होंठों पर मुस्कान आ गई और वो कल्याणी जी की बात मानकर खाना खाने के लिए बैठ गया। वीर ने खाना देखा तो खाना ज्यादा ही था। अनुराग भी कब से उसके साथ है, उसने भी तो कुछ नहीं खाया। तो वो कुछ सोचकर कल्याणी जी से बोला, माँ, अगर आप इजाजत दें तो हम अपने दोस्त अनुराग को भी खाने के लिए बुला लें। उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कुछ नहीं खाया है। कल्याणी जी बोली, बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप हमसे बिना पूछे भी बुला सकते हैं। वीर ने मुस्कुराकर अपना फोन निकाला और अनुराग को फोन करके अंदर बुला लिया। फिर कल्याणी जी ने बड़े प्यार से वीर और अनुराग को खाना खिलाया। खाना खाकर अनुराग फिर से बाहर चला गया। वीर को आज ऐसे इतने प्यार से किसी माँ ने खाना खिलाया था, इसलिए आज उसे ये खाना किसी 7 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे तो अधीरा की वजह से उसका ज्यादा खाना खाने का मन नहीं था, पर कल्याणी जी ने उसे जबरदस्ती खाना खिला दिया। उसे कल्याणी जी में अपनी माँ नजर आई। वीर को खाना खिलाने के बाद अवधेश जी और कल्याणी जी वीर को अधीरा और अपना ध्यान रखने का बोलकर चले गए। वीर अधीरा के कमरे के पास में पड़े बेड पर लेट गया। वो अधीरा को लेटे हुए देखता रहा और उसे देखते देखते ही कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। चारों तरफ अंधेरा था, एक सुनसान कच्ची सी सड़क पर जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। सड़क के साइड में कच्चा रास्ता था और उस कच्चे रास्ते के साइड ढलान थी जहां बहुत सी झाड़ियां थी और उन झाड़ियों में कई कांटेदार झाड़ियां भी थी। उस सुनसान सड़क के बीच एक गाड़ी खड़ी थी और उस सड़क में एक साया अधीरा को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ ले जा रहा था। घसीटने की वजह से सड़क पर पड़े छोटे छोटे कंकड़ उसकी पीठ पर चुभ रहे थे, जिससे उसकी पीठ छिली जा रही थी और उसमें से भयानक दर्द उठ रहा था। मगर वो साया उसकी परवाह किए बिना उसे घसीटता ही जा रहा था। उसके इस तरह घसीटने की वजह से अधीरा की दर्दनाक चीखें उस शांत माहौल में भी गूंज रही थी। वो अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और उस साय से गिड़गिड़ा भी रही थी, मगर उस साय पर ना उसके गिड़गिड़ाने का और ना ही उसके दर्द भरी चीखों का कोई असर हो रहा था। उसके कानों में उसकी चीखें जैसे पहुंच ही नहीं रही थी। वो तो बस उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। वो साया उसे घसीटते हुए एक लकड़ी से बने घर में ले गया और उसे अंदर लाकर एक कमरे में धक्का दे दिया। उस साय ने अपनी बेल्ट निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। फिर वो साया उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ लिया। अचानक उस साय के चेहरे पर रोशनी पड़ी और वो उसका चेहरा देखकर चौंक गई। तुम?
अधीरा ने उसे पहचान लिया था और रात के 2 बजे वीर की किसी के बोलने की आवाज सुनकर नींद खुल गई। उसने देखा अपने बिस्तर पर सो रही अधीरा पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी। उसने नींद में ही दोनों हाथों से बेडशीट को कसकर मुट्ठियों में भींचा हुआ था। वो बेचैनी से अपने सिर को इधर उधर हिला रही थी और अपने पैरों को बेड पर इधर उधर मार रही थी और मुंह से बड़बड़ा रही थी, नहीं नहीं छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो। वीर उसे देखकर समझ गया कि अधीरा को फिर से वही सपना आया है। वो जल्दी से उठकर उसके पास आया और उसे जगाने लगा। अधीरा उठो, उठो अधीरा। पर अधीरा नहीं उठी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें घुट रही हैं और उसे सांस नहीं ली जा रही है। वीर ने उसे उसके कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। अधीरा उठो, आंखें खोलो। अधीरा, अधीरा देखो अधीरा, तुम्हारा वीर तुम्हारे पास है, आंखें खोलो। अधीरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वीर की आवाज सुनकर अधीरा बैठ गई। उसने अपनी आंखें खोली। उसका पूरा चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। अपने सामने वीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से वीर के सीने से लग गई। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, जो वीर ने भी महसूस कर लिया था। वीर ने उसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। अधीरा रोते हुए बोली, आप आ गए वीर, आप कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? वो मुझे मार डालेगा। वीर ये सुनकर चौंक गया। वो उसका सिर सहलाते हुए बोला, हम कहीं नहीं गए थे, हम यही हैं तुम्हारे पास। हमारे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वो बस एक सपना था, डरते नहीं है। अधीरा अभी भी कांप रही थी। वो रोते हुए बोली, वो सपना नहीं, हकीकत है। मुझे सब याद आ गया वीर, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वीर ने चौंक कर अधीरा को देखा और बोला, क्या याद आ गया है तुम्हें? फिर वो वीर को देखकर बोली, वीर मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। मैं अब आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। आपसे बिछड़ने के डर से मेरी जान निकली जा रही थी। आई लव यू वीर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अधीरा के मुंह से ये सुनकर वीर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा। अभी जो कुछ भी अधीरा ने कहा उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। वो अचरज भरी नजरों से उसे देखकर बोला, क्या कहा तुमने? अधीरा रोते हुए बोली, आपने तो मुझसे वादा किया था कि हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, फिर क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? मैंने आपको बहुत मिस किया था। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अधीरा की बात सुनकर वीर ने हैरानी से अधीरा को देखा। उसका रोम रोम इस समय खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अधीरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम जानती हो हमें? कौन है हम? अधीरा उसकी आंखों में देखने लगी। वो वीर को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, आप अधीरा की जिंदगी हैं, जान है आप अधीरा की। वीर ने उससे आगे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने हमें पहली बार कहाँ देखा था? अधीरा उसकी आंखों में वैसे ही देखकर बोली, जब मैं आपकी बड़ी सी गाड़ी के आगे चलकर उस छोटे से पप्पी को बचा रही थी और आप मुझसे लड़ने आए थे, तब मैंने आपको पहली बार देखा था। अधीरा के मुंह से ये सुनते ही वीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगा। वो रोते हुए बोला, हमें पता था, हम जानते थे कि एक दिन तुम हमें जरूर पहचान लोगी। तुम्हें हम और हमारा प्यार जरूर याद आ जाएगा। हम जानते थे, हमें यकीन था अपने प्यार पर, भरोसा था हमें कि तुम हमें पहचान लोगी। वीर रोते रोते बोलता जा रहा था। फिर उसने अधीरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे बेतहाशा चूमने लगा और चूमकर फिर से गले से लगा लिया। अधीरा भी रो रही थी। उसके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों काफी देर तक एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहाते रहे। वीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए बोला, अब नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अधीरा की आंखों में वो डर, वो खौफ अभी भी मौजूद था। वो डरते हुए बोली, पर वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। वीर ने उसकी आंखों में खौफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अधीरा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोला, कौन मार डालेगा अधीरा? क्या तुम उसे जानती हो? अधीरा वीर को देखकर बोली, हाँ, मुझे सपने में कभी उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था,
पर आज मैंने सपने में उसका चेहरा देख लिया है, मैंने उसे पहचान लिया है। वीर अधीरा की बात सुनकर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, किसे पहचान लिया? अधीरा बोली, वही जो मुझे घसीट कर उस लकड़ी के घर में ले गया था। अधीरा की बात सुनकर वीर की आंखें और भी गुस्से से भर गई और वो गुस्से में बोला, तुम उसे पहचान लोगी? अधीरा ने अपना सिर हाँ में हिलाया, पर तभी उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और बोली, हाँ मैं उसे पहचान लूंगी, पर मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वीर ने जल्दी से अधीरा को लिटा दिया और अपना फोन निकालकर अनुराग को फोन किया और एक हाथ से अधीरा के सिर को हल्के हल्के दबाने लगा। अनुराग 12 बजे के बाद ही वेटिंग रूम में आया था और यहाँ आकर लेट गया था। वो भी पूरे दिन का थका था तो उसे भी लेटते ही नींद आ गई थी। वो अभी भी वेटिंग रूम में लेटा हुआ था। अपने मोबाइल के रिंग की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने फोन उठाकर देखा तो वीर का फोन था। अनुराग ने फोन उठाया तो वीर जल्दी से बोला, अनुराग अधीरा को होश आ गया है पर उसके सिर में बहुत दर्द है, तुम जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। वीर की बात सुनकर अनुराग जल्दी से उठा और वेटिंग रूम से बाहर आकर डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। इस समय कोई और डॉक्टर ड्यूटी पर थे, पर उन्होंने भी अधीरा का केस स्टडी किया हुआ था। वो उसकी केस हिस्ट्री अच्छी तरह से जानते थे। वो अनुराग के साथ अधीरा के कैबिन में आए और अधीरा को चेक किया। इस समय अधीरा दर्द की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने वीर से पूछा, क्या हुआ था? वीर बोला, अधीरा ने कोई सपना देखा था, वो सपने में डर रही थी तो मैंने उसे जगाया था। डॉक्टर ने अधीरा को नींद का इंजेक्शन दिया और वीर से बोला, इस समय इनका सोना बहुत जरूरी है, मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है। सुबह जब ये होश में आएंगी तब डॉक्टर साहब आकर इनका चेकअप करेंगे। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद वीर अधीरा के बेड पर बैठ गया और धीरे धीरे अधीरा का सिर सहलाने लगा। थोड़ी देर में ही अधीरा नींद की आगोश में चली गई और उसके पास बैठा वीर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी जान से प्यारी अधीरा को निहारने लगा। आज का दिन उसके लिए कितनी बड़ी खुशी का दिन है। उसकी अधीरा को वो और उसका प्यार याद आ गया है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अधीरा को देखते देखते उसके बेड पर टेक लगाए ही वीर की भी आंख लग गई। भानु प्रताप जी महल आ गए थे। महल में आकर उन्होंने देखा कि रागिनी अभी भी नहीं आई थी। वो अपने कमरे में चले गए और फ्रेश होकर चेंज करके अपने बेड पर लेट गए। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रागिनी और वीर के बारे में ही सोच रहे थे। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि उनके पीछे रागिनी वीर के साथ कैसा व्यवहार करती है। तभी वो ऑफिस से लौटकर घर आते थे, उन्हें वीर की कोई ना कोई शिकायत जरूर मिलती थी। और करण, उसकी तो कभी कोई शिकायत नहीं मिलती थी। ऐसा करण कभी कोई गलती करता ही नहीं था क्या? कोई भी बच्चा हो, एक आध गलती तो सबसे हो ही जाती है। उन्होंने अभी कल के बारे में संजना और रागिनी से कोई बात नहीं की थी। वो अब रागिनी पर भरोसा ना करके खुद से ही सब कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे। 12 बजे के करीब रागिनी वापस आई और कपड़े चेंज करके भानु प्रताप जी के बराबर में आकर लेट गई। भानु प्रताप जी सोए नहीं थे, वो बस आंख बंद करके लेटे हुए थे। रागिनी को लगा कि वो अभी सो रहे हैं। वो थकी हुई थी तो लेटने की थोड़ी देर बाद ही वो सो गई। भानु प्रताप जी का मन बहुत बेचैन था। उनको कमरे में घुटन सी होने लगी। वो बेड से उठकर कमरे से बाहर आ गए और बालकनी में पड़े सोफे पर बैठ गए और सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। रात के 3 बजे गाड़ी की आवाज से उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि करण गाड़ी से उतर कर अंदर आ रहा है और वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। करण महल के अंदर आ गया। उधर भानु प्रताप जी बालकनी से अपने कमरे में आए और धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ गए और ओट में छुप गए और करण को देखने लगे। करण ने बहुत ज्यादा पी हुई थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आ रहा था और धीरे धीरे चलकर वो अपने कमरे में चला गया। भानु प्रताप जी उसे इस हाल में देखकर हैरान थे। भानु प्रताप जी अपने कमरे में वापस चले गए। उन्होंने समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो बेड पर आकर लेट गए। नींद तो उन्हें वैसे भी नहीं आ रही थी। करण को इस हालत में देखकर तो उनकी नींद और भी उड़ गई थी। वो करण के बारे में सोचने लगे।
करण इस समय घर आया है, वो भी इतने नशे में। क्या वो रोज ऐसे ही नशे में घर आता है या आज पहली बार नशे में घर आया है? भानु प्रताप जी अपनी सोचों में घिरे हुए थे। सोचते सोचते उन्हें काफी समय हो गया। सुबह की हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। भानु प्रताप जी अपने बिस्तर से उठे और अपने कमरे से बाहर आ गए। कमरे से बाहर आकर वो महल से बाहर आ गए और गार्डन में टहलने लगे। तभी उनकी नजर महल के गेट पर खड़े गार्ड पर गई। वो उसके पास आए और बोले, रात की गेट की ड्यूटी आप ही करते हो ना? गार्ड बोला, जी साहब। भानु प्रताप जी ने उससे पूछा, आप हमें बताइए कि करण क्या रोजाना ऐसे ही लेट आता है या कल रात पहली बार वो लेट आया था? गार्ड चुप हो गया। उसे डर लग गया कि अगर रागिनी को पता चल गया कि उसने भानु प्रताप जी से कुछ कहा है तो उसे नौकरी से निकाल देगी। उसे चुप देखकर भानु प्रताप जी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोले, हम कुछ पूछ रहे हैं और आप चुपचाप खड़े हैं। क्या अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हैं आप? गार्ड और ज्यादा डर गया। वो बोला, साहब, करण साहब रोजाना इतनी ही देर से घर आते हैं। ये सुनकर भानु प्रताप जी की मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। वो वापस गार्डन की तरफ चले आए। वो गार्डन में टहलते रहे और अपने गुस्से को शांत करते रहे। काफी देर टहलने के बाद वो अपने कमरे में आ गए तो रागिनी अभी भी सो रही थी। उन्होंने एक नजर रागिनी को देखा और वो वॉशरूम में आ गए। वो फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे हॉल में आ गए और आकर अपने लैपटॉप में काम करने लगे। आधे घंटे बाद उन्होंने टाइम देखा तो घड़ी में 7 बज चुके थे। उन्होंने एक बार ऊपर अपने कमरे की तरफ देखा तो रागिनी अभी तक भी नीचे नहीं आई थी। वो फिर से अपने लैपटॉप में लग गए। आधा घंटे बाद उन्होंने अपने लैपटॉप को बंद करके टेबल पर रख दिया और डाइनिंग टेबल के पास आकर डाइनिंग टेबल की चेयर खींचकर अपने चेयर पर बैठते हुए बोले, मंगल, हमारे लिए नाश्ता लाइए। रागिनी नीचे आ चुकी थी। उसने ब्राउन कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और अपने गोरे चेहरे पर एक लाल रंग की बिंदी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल और लिप्स पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई हुई थी और उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। गले में सिंपल सा डायमंड का पेंडेंट और उसके मैचिंग के कानों में टॉप्स पहने हुए थे। दोनों हाथों में डायमंड के सिंपल से कड़े पहने हुए थे। कुल मिलाकर रागिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रागिनी ने भानु प्रताप जी को डाइनिंग टेबल पर बैठे देख लिया था। उसने मंगल काका से कहकर सारा नाश्ता एक ट्रे में रखवाया और एक नौकर की मदद से नाश्ते और जूस को वहां से लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ आकर बोली, भानु जी गुड मॉर्निंग, मैं नाश्ता लेकर आ गई हूँ। भानु प्रताप जी बोले, गुड मॉर्निंग। रागिनी ने वहां आकर नौकर को ट्रे टेबल पर रखने को कहा। नौकर ट्रे को डाइनिंग टेबल पर रखकर वहां से चला गया। रागिनी भी भानु प्रताप जी के बराबर में रखी चेयर पर बैठ गई। भानु प्रताप जी ने उसे एक नजर देखा, फिर उससे नजरें हटा ली। रागिनी उनकी तरफ नाश्ते की प्लेट को आगे बढ़ाकर स्माइल के साथ बोली, भानु जी, आज मैंने आपके लिए आपका फेवरेट नाश्ता बनवाया है। भानु प्रताप जी बोले, करण कहाँ है? अभी तक उठा नहीं। रागिनी करण की बात सुनकर हाथ बढ़ाकर बोली, वो देर रात तक काम करता रहा इसलिए वो अभी नहीं उठा। आप कहें तो उठा दूं? भानु प्रताप जी बोले, आपको कैसे पता कि वो देर रात तक काम कर रहा था? आप तो खुद देर से आई थी। ये सुनकर रागिनी अटकते हुए बोली, वो क्या है ना कि मैं रात जब वापस आई थी तो करण के कमरे की लाइट ऑन थी तो मैं उसे देखने उसके कमरे में चली गई। वहां जाकर देखा तो वो ऑफिस का काम कर रहा था। रागिनी ने बड़ी सफाई के साथ झूठ बोला। भानु प्रताप जी ने सिर्फ कहा और रागिनी के चेहरे को ध्यान से देखने लगे, पर वो बोले कुछ नहीं। वो अपने मन में सोचने लगे, रागिनी, आपने कितनी सफाई से झूठ बोला। हम आप पर कितना भरोसा करते थे और आप तो शायद हमारे भरोसे के लायक ही नहीं। गुस्सा तो भानु प्रताप जी को बहुत आ रहा था, पर उन्होंने अपने आप को शांत बनाए रखा। पता नहीं और क्या क्या राज है रागिनी के। अगर उसे शक हो गया तो हम उसकी असलियत कभी जान नहीं पाएंगे। भानु प्रताप जी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, आप उसे सोने दीजिए। रात में इतनी मेहनत की है तो कोई बात नहीं, आराम से ऑफिस आ जाएगा। ये कहकर उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता किया और अपनी चेयर से उठकर अपनी घड़ी को देखते हुए बोले, ओह, हमें लेट हो रहा है, हम निकलते हैं। ये कहकर भानु प्रताप जी बाहर चले गए और रागिनी ने एक राहत की सांस ली। वो अपने आप से बोली, बस जल्दी से ये समय भी बीत जाए, फिर ये सारी दौलत और प्रॉपर्टी करण के नाम हो जाएगी।
फिर उस वीर को मौत के घाट उतारकर उसकी दौलत को भी अपने कब्जे में करके हम ऐश करेंगे। फिर ये सब अच्छे बनने का ढोंग भी खत्म हो जाएगा। आखिर इतने सालों से एक्टिंग करते करते मैं भी तो थक गई हूँ। भानु प्रताप जी अपने महल से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अनुराग उन्हें बाहर ही मिल गया। वो अनुराग से मिलकर रूम में आए तो उन्होंने देखा कि वीर अधीरा के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिए टेक लगाकर बैठे बैठे ही सो रहा है। दरअसल वीर लगभग पूरी रात ही जागता रहा। अभी सुबह के करीब उसकी आंख लगी थी। वीर और अधीरा को ऐसे देखकर भानु प्रताप जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कुछ देर तक उन दोनों को देखते रहे। फिर उन्होंने वीर को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और वो उल्टे पांव लौट गए। हॉस्पिटल से वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए, पर उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। भानु प्रताप जी के जाने के बाद वीर की आंख खुल गई। उसने अपने पास सोई अधीरा को देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। उसने अधीरा का हाथ चूमा, फिर अधीरा के माथे को चूमकर बोला, बस एक बार तुम सही हो जाओ और हमें उसके बारे में बता दो तो हम उसे जहन्नुम में भेज देंगे। उसके बाद हम हमेशा खुश रहेंगे। अब कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। आज वीर बहुत खुश था, बस इंतजार था उसे अधीरा की आंख खोलने का। भानु प्रताप जी के जाने के बाद अवधेश जी, कल्याणी जी सपना के साथ वीर का नाश्ता लेकर आ गए। सपना को देखकर अनुराग के दिल को सुकून मिल गया था। अनुराग ने कमरे में आकर देखा तो अब वीर जाग गया था, तो उसने बता दिया कि अधीरा के माँ पापा और सपना अधीरा से मिलने आए हैं। तो वीर अनुराग से बोला, तुम उनको अंदर भेज दो, हम फ्रेश होकर आते हैं। ये कहकर वीर फ्रेश होने चला गया और अनुराग ने उन तीनों को अंदर बुला लिया। अवधेश जी, कल्याणी जी और सपना अंदर आ गई। अधीरा अभी तक सोई हुई थी। सपना अधीरा के पास बैठ गई और अवधेश जी और कल्याणी जी अधीरा को देखकर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद वीर वॉशरूम से बाहर आया तो उसने अवधेश जी और कल्याणी जी के पांव छू लिए। उन दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। कल्याणी जी ने नाश्ता निकाल कर लगा दिया था। नाश्ता देखकर वीर बोला, माँ आपने क्यों परेशानी उठाई? सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता बनाकर आप थक गई होंगी। बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये तो हमारा रोज का काम है, इसमें थकना कैसा? ये सुनकर वीर को अधीरा का रसोई में घमासान याद आ गया। वो मुस्कुराकर बोला, माँ अधीरा का तो किचन के नाम से भी सर्दी जुकाम हो जाता है। वो तो किचन से ऐसे दूर भागती है जैसे किचन में कोई भूत हो। ये सुनकर सब हंसने लगे। कल्याणी जी बोली, बेटा समय के साथ सब सीख जाएगी। जब जिम्मेदारी ऊपर पड़ती है ना तो लड़कियां खुद ब खुद सब काम सीख जाती हैं। कल्याणी जी ने वीर और अनुराग को नाश्ता कराया। कल्याणी जी के हाथ से बना नाश्ता खाकर वीर का मन खुश हो गया था। वैसे भी आज तो वैसे ही खुश था। उन्होंने नाश्ता किया ही था कि अधीरा ने अपनी आंखें खोली। नाश्ते की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी और उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था। इस बीच उसे कैंटीन लग चुकी थी। अधीरा ने आंखें खोली और धीरे धीरे उठकर बैठ गई। सपना उसके पास बैठी थी। अधीरा ने अपने आसपास देखा तो सबको देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कल्याणी जी से बोली, माँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी दीजिए ना खाना। सपना ये सुनकर बोली, भुक्कड़ कहीं की, आंख खुलते ही खाने को मांग रही है। एक काम कर, तू मुझे खा ले। वैसे भी तू इतनी टेंशन देती है कि अब जीने का मन नहीं है मेरा। अधीरा मुस्कुराकर बोली, तुझे खाकर क्या करूंगी? बेस्वाद खाना नहीं खाती मैं। ये सुनते ही सपना का मुंह बन गया। वो कल्याणी जी की तरफ देखकर बोली, चाची जी ये मुझे बेस्वाद कह रही है। कल्याणी जी बोली, अधीरा बेटा गलत बात, बहन को बेस्वाद नहीं कहते। ये सुनकर सभी हंसने लगे। सपना बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, अच्छा ये बता, तूने सबको परेशान करने का ठेका अकेली ने ले रखा है? कभी शादी कर लेती है, कभी बेहोश हो जाती है। देख मैं तुझे बता रही हूँ, तू बस जल्दी से सही हो जा, नहीं तो तेरी टेंशन में मैंने मर जाना है। अधीरा उसे देखकर उसके दोनों गालों को खींचकर मुस्कुराकर बोली, अच्छा मेरी प्यारी सी मोटू सी बहना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चल अब नाराज मत हो। सपना अपने गाल छुड़ाकर बोली, तूने मुझे फिर से मोटू कहा और मेरे गाल भी खींचे, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अधीरा बोली, चल अच्छा अब नहीं करूंगी, सच्ची गुलाबों की कसम। सपना मुस्कुराते हुए बोली, चल माफ किया, मुझे पता है कि तू गुलाबों से बहुत प्यार करती है, तो उसकी झूठी कसम नहीं खाएगी। सभी दोनों बहनों का प्यार देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी इस प्यारी सी नोक झोंक में वहां का माहौल हल्का हो गया था।
सपना कल्याणी जी से बोली, चाची जी इस बुक्कड़ को भी खिला दीजिए नाश्ता, वरना ये बुरे बुरे मुंह बनाती रहेगी। वीर बोला, माँ एक बार डॉक्टर को चेक करने दीजिए, फिर उसके बाद खिला दीजिएगा। तभी डॉक्टर साहब अंदर आए और उन्होंने अधीरा का चेकअप किया और उससे कुछ सवाल पूछे। फिर उन्होंने वीर और अवधेश जी को अपने साथ आने के लिए कहा। वीर और अवधेश जी उनके कैबिन में आ गए तो डॉक्टर साहब बैठते हुए बोले, मिस्टर वीर आप बताइए, आप उनके साथ रात भर रहे तो आपने उनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं देखी जो परेशान करने वाली हो। वीर बोला, डॉक्टर साहब हम अधीरा को 3 साल पहले से जानते हैं, हम दोनों शादी करने वाले थे, पर फिर पापा जी अधीरा को यहाँ ले आए। फिर 3 साल बाद जब हम उससे मिले तो वो हमें भूल चुकी थी, पर रात अधीरा ने वही सपना देखा और उसके बाद उसने हमें पहचान लिया। डॉक्टर साहब खुश होकर बोले, मैं बिल्कुल ठीक था, कॉन्ग्रेचुलेशन। दरअसल अधीरा की याददाश्त वापस आ गई है, पर अभी आप उससे ज्यादा कुछ मत पूछिएगा, वो धीरे धीरे नॉर्मल होगी और धीरे धीरे उसे पिछली सब बातें याद आ जाएंगी और हो सकता है कि वो सारी बातें आपसे शेयर भी करे, पर उससे पहले आप उसके पास्ट की बात मत पूछिएगा, क्योंकि आपके पूछने पर वो अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करेगी, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। जैसे ही उसकी कंडीशन सही हो जाएगी उसे सब कुछ याद आ जाएगा और वो आपको सब कुछ खुद बताएगी। इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं और महीना भी लग सकता है, पर जैसे कि मैंने देखा है कि अधीरा एक स्ट्रॉन्ग बच्ची है तो वो बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक बार वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो उसकी मेडिसिन बंद हो जाएगी। ये सुनकर वीर और अवधेश जी खुश हो गए। वीर ने पूछा, डॉक्टर क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, ऑफ कोर्स, वैसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप उसे दवाई बिल्कुल सही समय से दीजिएगा, एक भी समय की दवाई छूटनी नहीं चाहिए और खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा, घर का हेल्दी खाना ही खिलाइएगा। अवधेश जी और वीर बहुत खुश थे। वो दोनों अधीरा के कमरे में वापस आ गए। खुशी उन दोनों के चेहरे से ही झलक रही थी। वीर ने कल्याणी जी से कहा, माँ आप ये खाना खिला सकती हैं अधीरा को, अब वो बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर ने अधीरा को डिस्चार्ज कर दिया है। फिर वो अनुराग को देखकर बोला, अनुराग जब तक अधीरा नाश्ता करती है तुम जाकर डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवाओ। अनुराग ये सुनकर बाहर चला गया और कल्याणी जी प्यार से अपने हाथों से अधीरा को नाश्ता करवाने लगी। कुछ देर बाद वो सब अधीरा को लेकर वीर के घर की ओर निकल गए। इधर दोपहर के समय करण सोकर उठा। वो फ्रेश होकर फिर से अपने बेड पर आकर बैठ गया और बेड के साइड ड्रॉर पर रख के अपने मोबाइल को उठा लिया। फिर मोबाइल की स्क्रीन पर अधीरा की फोटो को निहारने लगा और वो इस समय बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में बोला, वहम नहीं था वो मेरा, वो तुम ही थी अधीरा। तुम क्या सोच रही हो कि तुम मुझसे बच जाओगी? नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और फिर वो किसी सनकी की तरह अधीरा के फोटो को छूते हुए बोला, तुम किसी और की कभी नहीं हो सकती जान। मैंने तो तुम्हें उस वीर से भी दूर कर दिया। तुम मुझे नहीं मिली तो उसे भी नहीं मिली, पर उसे तो अब प्रॉपर्टी के लिए किसी न किसी से शादी करनी ही पड़ेगी, पर मैं उसे भी उससे छीन लूंगा। मैं वीर की जिंदगी में किसी को नहीं आने दूंगा। और रही तुम्हारी बात, तो मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। जो भी हमारे बीच में आएगा उसे सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, मौत, एक भयानक मौत। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद अधीरा की तस्वीर को देखकर बोला, तुमने सच में मुझे अपना दीवाना बना दिया है। तो मेरे हाथ आकर भी मेरे हाथ से निकल गई। ये अफसोस मुझे 3 साल से है। अब तक तो तुम मेरे बच्चों की माँ बन गई होती। तुम मेरे दिमाग से इसलिए तो नहीं जाती क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत सॉफ्ट और बहुत खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल एक गुड़िया जैसी। और हर अच्छी चीज पर सिर्फ और सिर्फ करण का राइट है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। करण अपने 3 साल पुराने अतीत में खो गया। 3 साल पहले करण एक लड़की निशा के साथ शिमला गया था। निशा एक अनाथ लड़की थी। वो अनाथालय में पलकर पड़ी हुई थी। करण ने उसे एक बार सड़क पार करते हुए देखा था तो निशा उसे पसंद आ गई। उस दिन के बाद वो निशा के पीछे पड़ गया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। निशा एक अच्छी लड़की थी। वो भी करण से प्यार करने लगी थी, पर वो करण को हाथ नहीं लगाने देती थी।
करण दिल मिला रहा था कि क्या करे। फिर उसने निशा को कहा कि वो उसके साथ शिमला घूमने चले, पर पहले तो निशा ने मना कर दिया, पर बाद में करण के मनाने पर वो मान गई और उसके साथ शिमला चली गई। करण ने अपने आदमियों से कहकर जंगल में एक लकड़ी का घर बनवाने के लिए कहा था। करण की पहले से होटल में 2 रूम की बुकिंग थी। पहले तो वो निशा को लेकर होटल में गया, फिर वहां से फ्रेश होकर वो निशा को लेकर घूमने निकल गया। जब वो लोग गाड़ी से जा रहे थे तो निशा को आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। उसने करण से गाड़ी रोकने के लिए कहा क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी थी। करण ने अपनी गाड़ी रोक ली। करण और निशा दोनों गाड़ी से उतर गए। निशा आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाने लगी और करण अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वह अपने आसपास के नज़ारे देखने लगा। जहां उसने गाड़ी रोकी थी वहां एक पार्क था। वहां काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी उसकी नजर उन बच्चों के साथ खेल रही एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की और कोई नहीं, अधीरा थी। उस पर नजर पड़ते ही वो उसे देखता ही रह गया। रोज पिंक कलर के सूट में वो बिल्कुल एक गुलाब की तरह ही लग रही थी। उसका रंग बिल्कुल उसके सूट के रंग में मिल रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसमें लगा काजल उसकी आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। उसके सुर्ख गुलाबी होंठ और उसकी वो निश्चल मुस्कान उसके दिल में उतर गई। वो कभी भागती, कभी रुक जाती, कभी बैठ जाती, कभी मुंह फुला लेती, कभी हंस पड़ती और कभी गोल गोल घूमने लगती। करण को उसकी हर एक अदा पसंद आ गई थी। आदिरा की सादगी और खूबसूरती उसके दिल में उतर गई थी। निशा आइसक्रीम खाने में मगन थी और करण आदिरा को देखने में। करण निशा से बोला, मैं अभी आता हूँ, और बोलकर पार्क में चला गया। अधीरा भाग रही थी और भागते हुए पीछे की साइड देख रही थी। वो भागते भागते करण से टकरा गई। करण ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अधीरा ने करण की तरफ देखा और उससे अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, सॉरी, और ये बोलकर वो चली गई। पर करण ने जब उसको अपनी बाहों में थामा था तो उसे अधीरा एक नाजुक सी गुलाब के फूल जैसी लगी। उसकी खुशबू उसे पागल कर गई थी। आदिरा के जिस्म का नर्म मुलायम एहसास उसके दिल में हलचल मचा गया था। वह एक स्टेचू की तरह उसे जाते देखता रहा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो निशा थी। निशा ने पूछा, क्या हुआ, किसे देख रहे हो? करण हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं, बस बच्चों को खेलते देख रहा था। निशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? करण अधीरा की तरफ देखकर बोला, बहुत। फिर निशा बोली, चले? करण का जाने का मन नहीं था पर वो मन मारकर बोला, चलो। करण निशा को लेकर होटल पहुंचा और उसे होटल छोड़कर फिर से बाहर के पास आया तो अधीरा वहां नहीं थी। वो जा चुकी थी। वो उसे सब जगह ढूंढने लगा पर वो जब नहीं मिली तो वो वहां से निकल गया। करण की सिगरेट खत्म हो गई थी। उसने एक शॉप देखी और सिगरेट खरीदकर वो नीचे को देखता जा रहा था। सिगरेट का पैकेट उसके हाथ में था। तभी उसकी किसी से टक्कर हुई और उसका सिगरेट का पैकेट गिर गया। वो एकदम से बिना देखे चिल्लाया, इडियट, देकर नहीं चल सकते, और वो नीचे झुककर अपनी सिगरेट उठाने लगा तो उसके कानों में आवाज आई, सॉरी। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखा तो वो अधीरा थी जो उसे सॉरी कहकर भाग रही थी। करण उसे देखने लगा। जब तक करण को होश आया तब तक वो रोड क्रॉस करके जा चुकी थी। करण भी रोड क्रॉस करने लगा तो एकदम से काफी ट्रैफिक हो गया। जब वो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ गया तो वो जा चुकी थी। उसने आसपास भी देखा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। करण थक हार कर होटल वापस लौट आया पर उसका ध्यान तो अब बस अधीरा में ही अटक गया था और उसने सोच लिया था कि वो इस लड़की को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। करण शाम के 4 बजे फिर से अधीरा को ढूंढने निकल गया। वो उसी पार्क के पास गया पर अब वहां अधीरा नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक दुकान के बाहर खड़ी अधीरा पर पड़ी। वो वहां से चॉकलेट ले रही थी। वो भागकर उसके पास आया और बोला, तुम यहाँ, और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अधीरा बोली, ए मिस्टर, मैंने सॉरी बोल दिया था ना, फिर क्यों मुझे ढूंढ रहे हो? करण उसे गंदी नजर से देखते हुए बोला, बस तुम्हारा नाम जानना था। अधीरा उसे घूर कर बोली, ए मिस्टर, दिमाग ठिकाने हैं तुम्हारा? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर कुछ भी ऐसा वैसा सोच रहे हो तो अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं तो मेरा एक थप्पड़ थोपड़े पर पड़ते ही दिमाग से सब कुछ खुद ब खुद निकल जाएगा।
ये कहकर अधीरा वहां से चली गई, पर करण को अधीरा का ऐसे जवाब देना अंदर तक सुलगा गया था। वो छुप कर अधीरा का पीछा करने लगा। अधीरा चलते चलते थोड़ी आगे चली गई और वहां एक गाड़ी में जाकर बैठ गई। करण भी उस गाड़ी का पीछा करने लगा। थोड़ी आगे जाकर एक रेस्टोरेंट के पास जाकर वो गाड़ी रुक गई और वो एक लड़के के साथ उस गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। करण भी अपनी गाड़ी से उतरा और अपने चेहरे पर मास्क और गॉगल्स लगाकर उन दोनों के पीछे पीछे आ गया और जिस सीट पर वो बैठे उस सीट के पास ही पीठ करके बैठ गया ताकि आराम से उनकी बातें सुन सके। अभी तक उसने वीर का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो उन दोनों से खुद को भी बचा रहा था। वीर अधीरा का हाथ पकड़कर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा लास्ट पेपर है तो हम पेपर के बाद तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांगने। अधीरा मुंह बनाकर बोली, 2 दिन बाद नहीं, आज ही चलिए। वीर उसके उतावलेपन को देखकर बोला, लगता है तुम्हें हमसे भी ज्यादा जल्दी है शादी की। तो अधीरा बोली, हाँ, क्योंकि मुझे इतने सारे गिफ्ट जो मिलेंगे और आपने कहा था ना कि हमारी शादी अमीर लोग के जैसी होगी, तो बस मैं वो सब स्पेशल दुल्हन वाली फीलिंग लेना चाहती हूँ। और मैं ना अपनी शादी का लहंगा रेड कलर का लूंगी क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद भी है और दुल्हन ना रेड कलर में बहुत अच्छी लगती है। वीर उसकी बात सुनकर बोला, तुमने तो बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। तो अधीरा कर बोली, क्यों ना करूं, आपके पास पैसे तो है ना, और कौन सा रोज रोज मेरी शादी होनी है, एक ही तो शादी करनी है मैंने, और उसमें भी मैं अपने अरमान पूरे ना करूं। वीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, हमारी शादी वैसे ही होगी जैसी तुम चाहोगी और हम तुम्हारी हर ख्वाहिश हर सपना पूरा करेंगे। तभी अधीरा चॉकलेट खाने लगी जो उसने ली थी। उसे चॉकलेट खाते देखकर वीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, अधीरा, हमने मना किया था ना चॉकलेट खाने से। तो अधीरा मुंह बनाकर बोली, बस आज खा रही हूँ, फिर सच्ची कह रही हूँ 1 महीने तक हाथ भी नहीं लगाऊंगी। वीर उसकी मासूम सी शक्ल देखकर बोला, प्रॉमिस? प्रॉमिस? अधीरा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर कहा, पक्का प्रॉमिस? फिर वीर ने पूछा, क्या खाओगी? तो अधीरा बोली, मुझे ना आइसक्रीम खानी है, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। वीर उसे देखकर बोला, अभी चॉकलेट खाई और अब आइसक्रीम, फोलकर कुप्पा हो जाओगी। ये सुनकर अधीरा ने पप्पी सा फेस बनाकर कहा, बस आज खाने दीजिए, उसके बाद नहीं खाऊंगी, पक्के वाला प्रॉमिस। वीर ने नाम में सिर लाया और आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। करण ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। फिर वो बहाने से उठकर बाहर की तरफ गया। वो उस लड़के का चेहरा देखना चाहता था। जब वो बाहर से आया तो वीर का चेहरा उसके सामने था। एक बार को वीर को देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो घबरा गया। वीर की नजर पड़ने से पहले ही वो बैठ गया। वो अधीरा की पीठ के पीछे बैठा था। आइसक्रीम खाकर वीर ने बिल पे किया और कल की मिलने की चाहिए तय करके वो दोनों चले गए। करण तो अब तक शौक था। वो वहां से उठकर अपने होटल आ गया। वो अपने कमरे में आकर गुस्से में पागल हो रहा था। तो अधीरा नाम है तुम्हारा? पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, सोचा था कि उससे शादी करके उसके साथ अपना घर बसाऊंगा, पर यहाँ वो वीर मुझसे पहले बाजी मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, वैसे बात भी सही है, उसका सब कुछ मेरा ही तो होता है। हर चीज जो उसके पास होती है वो मिलती तो मुझे ही है। बाप उसका था और मिला मुझे, और वो अपने बाप से हमेशा के लिए दूर हो गया। दौलत उसकी थी, मिली किसको? मुझे। उसकी दौलत पर मैं बचपन से ही ऐश कर रहा हूँ। महल उसका था, मिला किसको? मुझे। और उसके महल पर बचपन से ही मैं राज कर रहा हूँ। अब प्यार उसका और मिलेगा किसको? मुझे। और अब सारी जिंदगी उसके साथ मैं ऐश करूंगा, और वो जैसे पहले तड़पा था वैसे ही अब फिर तड़पेगा, और मुझे उसका प्यार छीनकर जो आनंद आएगा वो आनंद मुझे किसी चीज से नहीं मिल सकता। फिर उसने अपनी प्लानिंग तैयार करनी शुरू कर दी। रात काफी हो चुकी थी और इस सब में वो निशा को भी भूल चुका था। निशा भी थकी हुई थी, इसीलिए वो भी सो गई। इस बात से अनजान की उसकी जिंदगी में ऐसा भयंकर तूफान आने वाला है कि जो उसे बर्बाद कर देगा। करण ने पूरा प्लान तैयार कर लिया। उसने अपने आदमियों को फोन करके सारा प्लान समझा दिया। अगले दिन उसके आदमी काम पर लग गए और वीर की एक साइड पर एक एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और काफी नुकसान भी हो गया। अगले दिन वीर अधीरा से मिलने आया तो उसने अधीरा से बताया कि वो वापस जा रहा है और परसों को वो यहाँ वापस आ जाएगा, और परसों को ही वो उसके माता पिता से भी मिल लेगा।
फिर वो अपने नाना जी को भी यहीं बुला लेगा और सगाई की रस्म कर लेंगे। अधीरा मान गई, पर दोनों का ही दिल बहुत बेचैन था। वीर चला गया और अधीरा अपने पेपर की तैयारी में लग गई। इस बीच वो घर से बाहर नहीं निकली। इस बीच करण का जंगल में घर तैयार हो चुका था। वो निशा को लेकर जंगल वाले घर की तरफ चला गया। घर तो तैयार हो चुका था, पर इस घर को लगाने के लिए ताला किसी को याद नहीं था। करण ने अपने आदमी को वहां से चले जाने का ऑर्डर दे दिया था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके आसपास हो। वो एकांत में मजे करना चाहता था। वो लोग भी ये सोचकर कि उस घने जंगल में डर के कारण कोई नहीं आता, तो यहाँ ताले का क्या काम, और अगर बॉस कहेंगे तो कल लाकर दे देंगे। ये सोचकर वो भी उस घर की कुंडी लगाकर चले गए। इधर निशा जंगल में गाड़ी जाते देखकर घबरा रही थी, पर करण ने फिर से समझा बुझाकर उसे अपने झांसे में ले लिया। शाम के 4 बज रहे थे और अधीरा और उसके दोस्त लास्ट पेपर करके एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे। 5 बजते ही सारे दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल गए। अधीरा भी अपने घर की तरफ निकल गई। एक गाड़ी अधीरा का पीछा करने लगी। जब अधीरा एक सुनसान सी सड़क पर आई तो वो गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। उस गाड़ी के ड्राइवर ने उसे एक एड्रेस पूछा। वो एड्रेस बताने लगी, तभी पीछे का डोर खुला और उसमें से एक आदमी निकला और उसने अधीरा के मुंह पर एक रुमाल रख दिया और वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही लड़के ने उसे जल्दी से गाड़ी के अंदर डाल दिया और ड्राइवर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसने गाड़ी जंगल की तरफ दौड़ा दी। रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल था और चारों तरफ अंधेरा था। एक सुनसान कच्ची सी सड़क पर जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। उस वातावरण में एक अजीब सा डरावनापन था। सड़क के साइड में कच्चा रास्ता था और उस कच्चे रास्ते के साइड ढलान थी जहां बहुत सी झाड़ियां थी। उन झाड़ियों में कई कांटेदार झाड़ियां थी। उस सुनसान सड़क के बीच एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उस गाड़ी में अधीरा थी। तभी एक साया आया और उसने गाड़ी का गेट खोला। अधीरा को हल्का हल्का सा होश आने लगा था। उस साये ने अधीरा का हाथ पकड़ा तो अधीरा होश में आई। उसे उस साये का चेहरा नहीं दिख रहा था और उसने उस साये को धक्का देना चाहा, पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अधीरा भी उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। उस साये ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उन आदमियों से गाड़ी ले जाने का इशारा किया। वो लोग गाड़ी लेकर चले गए। उस साये ने अधीरा का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। अधीरा नहीं जा रही थी और वो जोर लगा रहा था। अचानक अधीरा नीचे गिर गई तो वो साया उसे अपने साथ घसीटने लगा। अधीरा की दर्दनाक चीखें वातावरण में गूंजने लगी, क्योंकि उसकी पीठ में झाड़ियों और कंकड़ों से भीषण जख्म बन गए थे। पर उस साये को अधीरा पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। वो उसे घसीटता ही जा रहा था। अधीरा की चीखें भी उस साये पर कोई असर नहीं डाल रही थी। उस साये को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई इन चीखों को सुन भी सकता है। वो बेफिक्र था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं है। वो साया उसे घसीटते हुए एक लकड़ी से बने घर में ले गया और एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसे उस कमरे में धक्का दे दिया। फिर उसने अपनी बेल्ट निकालकर अधीरा को मारना शुरू कर दिया। अधीरा की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। फिर उसने अपने हाथ से अधीरा का चेहरा पकड़ा और अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लेकर आया। उस साये के चेहरे पर जैसे ही रोशनी पड़ी, अधीरा हैरानी से बोली, तुम? वो साया बोला, हाँ मैं। वो साया और कोई नहीं, करण था। करण बोला, क्या कहा था तुमने कि मुझे थप्पड़ मारोगी? इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं, तो फिर तुम में कैसे आ गई? अधीरा डरते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम? करण मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। फिलहाल तो तुम इस कमरे में आराम से पड़ी रहो। अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना, यहाँ दूर दूर तक भी कोई नहीं है। यहीं काट कर जंगली जानवरों को फेंक दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो चुपचाप आराम से पड़ी रहो। ये कहकर उसने उसे धक्का दे दिया और अधीरा दूर जा गिरी। उसके कपड़े जंगे जंगे से फट चुके थे और जख्मों में भयंकर दर्द हो रहा था। वो वहीं पड़ी रही, क्योंकि उसकी हिलने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और बाहर के जंगल को देखकर तो वो वैसे भी डर गई थी। वो भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे उस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। अधीरा डर से कांप रही थी और बेतहाशा रो रही थी। करण ने अधीरा के कमरे का गेट बंद किया और बाहर आकर बैठ गया।
दूसरे कमरे में बंद निशा अधीरा की चीखें सुनकर दहल गई थी। करण ने उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो उठा और निशा के कमरे की तरफ बढ़ गया। करण अतीत में डूबा हुआ था कि फोन की बेल से वो अपने अतीत से बाहर आया। उसने फोन देखा तो उसकी नई गर्लफ्रेंड का फोन था। करण ने फोन पिक किया तो वो बोली, क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो आ जाओ, आज मैं अकेली हूँ। करण टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो हर टाइम फ्री हूँ, अभी 15 मिनट में पहुंच जाऊँ। फिर वो अपने मन में बोला, सॉरी अधीरा, अब अगर कोई इतने प्यार से बुलाएगा तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी गर्लफ्रेंड के घर के लिए निकल गया। आगे क्या होगा? उस लड़की निशा का क्या हुआ? वीर अब आगे क्या करेगा? भानु प्रताप जी के सामने रागिनी की सच्चाई कैसे आएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।